आदित्य सिन्हा मुंबई की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक है। वो अपनी असलियत छुपाने के लिए एक कंपनी के आगे गार्ड की नौकरी करता है। खुशकिस्मती से उसकी शादी कंपनी के मालिक की बेटी अनिशा से हो जाती है, लेकिन अनिशा अपने बाप की बिगड़ैल और घमंडी लड़की है। वो हमेशा अपने दोस्तों के सामने आदित्य का मजाक उड़ाती। उसे घर जमाई रख लिया गया। घर वाले भी उससे टॉयलेट साफ करवाते और हर वक्त ताना मारते। एक दिन जब अनिशा अपनी कंपनी में किसी और के साथ रंगरलियां मना रही थी, आदित्य का ये सब देखकर खून खौल उठा। उसके बाद आदित्य ने जो किया, कंपनी के सभी लोग दंग रह गए। आखिर ये मामूली सा दिखने वाला गार्ड इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? तो चलिए वीडियो को शुरू से समझते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है। अगर आप लोग ऐसी रोमांच से भरी वीडियो देखना पसंद करते हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग हमारी वीडियो कहां से देख रहे हो। आप लोग कमेंट करके नहीं बताते, इससे हमें ऐसा लगता है कि हमारी 5 दिन की वीडियो बनाने की मेहनत पानी में मिल गई हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी की रोमांचक यात्रा। मुंबई सपनों का हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और हर रात हजारों अनकही कहानियां अपनी चादर में समेट लेती है। इसी भीड़भाड़ वाले शहर के एक कोने में एक विशालकाय शीशे की इमारत के सामने आदित्य अपनी गार्ड की वर्दी में मुस्तैद खड़ा था। उसकी आंखें आने जाने वाली महंगी गाड़ियों और सूट बूट पहने लोगों को देखती थीं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई लालसा नहीं, बस एक शांत अवलोकन का भाव था। आदित्य सिन्हा, यह नाम व्यापार की दुनिया में एक तूफान लाने की ताकत रखता था। उसके पिता राजेंद्र सिन्हा भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक थे, जिनका साम्राज्य जमीन से लेकर आसमान तक फैला हुआ था। लेकिन यहां शेरवेल सिक्योरिटीज के गेट पर वो सिर्फ आदित्य था, एक 5,000 रुपए महीने की नौकरी करने वाला मामूली गार्ड। ये सब उसके पिता की एक शर्त का नतीजा था। कुछ महीने पहले अपने आलीशान दफ्तर में बैठे हुए राजेंद्र सिन्हा ने अपने इकलौते बेटे से कहा था, बेटा, तुमने सोने का चम्मच मुंह में लेकर जन्म लिया है। तुमने कभी गरीबी नहीं देखी, कभी अपमान नहीं सहा। पैसा कमाना और उसे संभालना तुम जानते हो, लेकिन पैसे की असली कीमत और इंसान की असली पहचान तुम्हें तब पता चलेगी जब तुम्हारे पास ये नाम और पैसा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि तुम 6 महीने एक आम आदमी की तरह जियो, अपनी पहचान छुपाकर अपने दम पर नौकरी करो, अपनी रोटी खुद कमाओ। जब तुम जिंदगी की इस भट्टी में तप कर निकलोगे, तब तुम मेरे साम्राज्य को संभालने के काबिल बनोगे। आदित्य ने अपने पिता की चुनौती स्वीकार कर ली थी। वो हमेशा से जमीन से जुड़ा इंसान था और उसे ये जानने की उत्सुकता थी कि बिना सिन्हा उपनाम के उसकी क्या पहचान है। उसने मुंबई के एक छोटे से चौल में एक कमरा किराए पर लिया, जहां बारिश में छत टपकती थी और गर्मी में दीवारों से आग निकलती थी। उसने कई जगह नौकरी के लिए धक्के खाए और आखिरकार उसे ये गार्ड की नौकरी मिली। उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। जो लड़का दुनिया के बेहतरीन शेफ के हाथ का बना खाना खाता था, आज वो सड़क किनारे मिलने वाले वड़ा पाव पर गुजारा कर रहा था। जो डिजाइनर कपड़ों के अलावा कुछ नहीं पहनता था, आज वो 2 जोड़ी वर्दी में अपना हफ्ता निकाल रहा था। लेकिन उसे कोई शिकायत नहीं थी। वो हर रोज कुछ नया सीख रहा था। उसने सीखा कि कैसे कम पैसों में महीना चलाना पड़ता है, कैसे छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी पड़ती हैं और कैसे लोग आपके कपड़ों और पद से आपकी औकात का अंदाजा लगाते हैं। शेरवेल सिक्योरिटीज का मालिक मिस्टर कपूर एक भले और पारखी इंसान थे। उन्होंने कई दिनों से अपने नए गार्ड पर ध्यान दिया था। आदित्य का शांत स्वभाव, उसकी आंखों में ईमानदारी और अपने काम के प्रति उसकी निष्ठा ने उन्हें बहुत प्रभावित किया था। एक शाम जब मिस्टर कपूर ऑफिस से निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि गेट के पास एक बटुआ पड़ा है। इससे पहले कि वो कुछ कहते, आदित्य ने वह बटुआ उठाया और उसे खोलकर देखा। उसमें हजारों के नोट और जरूरी कार्ड थे। आदित्य ने एक पल भी नहीं सोचा और दौड़कर उस आदमी के पास गया जिसकी जेब से वह बटुआ गिरा था। ये सब मिस्टर कपूर अपनी गाड़ी से देख रहे थे।
आज के जमाने में ऐसी ईमानदारी देखकर उनका मन भर आया। उन्होंने आदित्य को अपने पास बुलाया। तुम्हारा नाम क्या है? जी, आदित्य। बहुत अच्छे। मिस्टर कपूर ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। उस दिन के बाद से मिस्टर कपूर अक्सर आदित्य से कुछ देर बात कर लेते। उन्हें आदित्य की सादगी और विचारों में एक अजीब सी गहराई महसूस होती। वो अपनी बेटी अनिशा को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। अनिशा बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उतनी ही ज्यादा घमंडी और बिगड़ैल भी। उसे पैसों और अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। मिस्टर कपूर को डर था कि उनकी बेटी की जिंदगी कोई बर्बाद कर देगा। उन्हें अपनी बेटी के लिए एक ऐसे जीवन साथी की तलाश थी जो ईमानदार, मेहनती और जमीन से जुड़ा हुआ हो। उन्हें ये सारे गुण आदित्य में दिखाई दिए। एक दिन उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने आदित्य को अपने कैबिन में बुलाया और सीधे सीधे अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देने का प्रस्ताव रख दिया। आदित्य, मैं जानता हूं कि तुम एक मामूली गार्ड हो और मेरी बेटी आसमान में उड़ने वाली परी है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम उसे संभाल लोगे। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। क्या तुम मेरी बेटी अनीशा से शादी करोगे? आदित्य हक्का बक्का रह गया। तहां वहां और तहां मुंबई की इतनी बड़ी कंपनी के मालिक की बेटी। उसने अपनी असलियत बताने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे अपने पिता की शर्त याद आ गई। शायद यह भी उसकी परीक्षा का ही एक हिस्सा था। एक अमीर लड़की से शादी करके उसकी दुनिया में एक गरीब बनकर रहना। यह सबसे बड़ी चुनौती थी। उसने बहुत सोचने के बाद हां कह दिया। उसे नहीं पता था कि ये हां उसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाली थी जहां उसे अपमान के घूंट पीने पड़ेंगे और धैर्य की हर परीक्षा देनी होगी। वो एक नए अध्याय में कदम रख रहा था, एक ऐसा अध्याय जहां उसे घर जमाई बनकर रहना था और उन तानों को सहना था जो किसी भी स्वाभिमानी इंसान के दिल को छलनी कर सकते थे। शादी बहुत ही सादे तरीके से हुई, या यूं कहें कि आदित्य के लिए ये एक औपचारिकता से ज्यादा कुछ नहीं थी। मिस्टर कपूर ने तो इसे धूमधाम से करने की सोची थी, लेकिन अनीशा और उसकी मां नम्रता ने साफ इनकार कर दिया। उन्हें एक गार्ड को अपने दामाद के रूप में समाज के सामने लाने में शर्म आ रही थी। नम्रता जी के लिए यह रिश्ता उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर एक धब्बे जैसा था। पापा, आप होश में तो हैं? अनीशा शादी से पहले अपने पिता पर चीखी थी। एक गार्ड? आप चाहते हैं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी एक दरवाजे पर खड़े होने वाले के साथ बिताऊं? मेरे दोस्त क्या कहेंगे? समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? मिस्टर कपूर ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। बेटा, इंसान की पहचान उसके काम से नहीं, उसके किरदार से होती है। आदित्य एक हीरा है। हीरा? वो सड़क छाप हीरा आप अपने पास रखिए, अनीशा ने नफरत से कहा था। लेकिन अपने पिता की जिद और उनकी सेहत का वास्ता देने पर उसे मजबूरन इस शादी के लिए हां करनी पड़ी। शादी के बाद आदित्य कपूर परिवार के आलीशान बंगले में घर जमाई बनकर रहने आ गया। बंगले की चमक धमक और शानो शौकत किसी महल से कम नहीं थी, लेकिन आदित्य के लिए ये एक सोने का पिंजरा साबित होने वाला था। पहली ही रात जब वो अनीशा के कमरे में गया तो अनीशा ने उसे घृणा भरी नजरों से देखा और दरवाजे पर ही रोक दिया। अंदर आने की हिम्मत भी मत करना, वो जहरीले शब्दों में बोली। ये शादी सिर्फ पापा की जिद का नतीजा है। मेरे लिए तुम एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं हो, और नौकरों की जगह मालिक के कमरे में नहीं होती, समझ गए? उसने अपनी अलमारी से कुछ पुरानी चादरें और एक तकिया निकालकर आदित्य के पैरों के पास फेंक दिया। तुम्हारा ठिकाना स्टोर रूम में है, आज से वहीं सोओगे। आदित्य चुपचाप वहां से चादरें उठाकर चला गया। उसका दिल अपमान से जल रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी। यह भी परीक्षा का हिस्सा है, उसने खुद को समझाया। स्टोर रूम धूल और पुराने सामान से भरा था। एक कोने में खुद के लिए जगह बनाकर वो लेट गया। जो इंसान मखमली गद्दों पर सोता था, आज वो जमीन पर एक पुरानी चादर बिछाए लेटा था।
लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि आने वाले कल की चुनौती थी। अगली सुबह से ही उसे उसकी औकात याद दिलाने का सिलसिला शुरू हो गया। नम्रता जी ने उसे सुबह सुबह ही उठा दिया। अरे दामाद जी, उठ गए? सूरज सिर पर चढ़ाया है। यहां ससुराल में आराम फरमाने नहीं आए हो? जाओ, जाकर पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाओ। और हां सुनो, बाथरूम भी गंदे पड़े हैं, उन्हें भी साफ कर देना। आदित्य ने बिना कुछ कहे झाड़ू उठाई और काम पर लग गया। वो हर काम पूरी लगन से करता, लेकिन तारीफ तो दूर, उसे हमेशा ताने ही मिलते। अगर खाना बनाते हुए नमक जरा सा ज्यादा हो जाता तो नम्रता जी चिल्ला पड़ती। अरे तुझे खाना बनाना आता भी है या नहीं? लगता है जिंदगी भर दूसरों की फेंकी हुई रोटियां ही खाई हैं। सत्यानाश कर दिया पूरे खाने का। अनीशा तो उससे बात करना भी अपनी तौहीन समझती थी। वो उसे ओए गार्ड या सुनो कहकर बुलाती। घर के सारे काम उसी से करवाए जाते। बर्तन धोना, कपड़े धोना, सब्जी लाना, यहाँ तक कि उनके पालतू कुत्ते को घुमाने ले जाना भी उसी की जिम्मेदारी थी। वह एक दामाद नहीं, बल्कि बिना पगार वाला एक नौकर बनकर रह गया था। घरवाले अगर कहीं बाहर घूमने जाते तो उसे साथ ले जाने से कतराते। अगर तभी ले भी जाते तो उसे सख्त हिदायत दी जाती कि वो उनसे दूर दूर रहे, ताकि किसी को यह पता न चले कि वह उनका दामाद है। पार्टियों में उसे कार का दरवाजा खोलने के लिए कहा जाता, जैसे वह उनका ड्राइवर हो। अनीशा के ताने दिन ब दिन और जहरीले होते जा रहे थे। गरीब बाप की गरीब औलाद। अपनी हद में रहा कर। शुक्र मनाओ कि मेरे पापा की वजह से तुम्हें सिर छुपाने के लिए छत और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल रही है, वरना आज भी किसी सड़क पर सड़ रहे होते। आदित्य सब कुछ चुपचाप सुनता रहता। उसका स्वाभिमान उसे हर पल कचोटता था। उसका दिल चीखना चाहता था कि वो कौन है, लेकिन वो अपने पिता को दिए वचन से बंधा हुआ था। वो देखना चाहता था कि इंसानियत और लालच की इस लड़ाई में कौन जीतता है। उसे उम्मीद थी कि शायद एक दिन अनीशा उसके धैर्य और अच्छाई को समझेगी। रोज सुबह वो अपने हाथों से अनीशा के लिए लंच बॉक्स तैयार करता और उसके ऑफिस लेकर जाता, लेकिन उसे कंपनी के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। अनीशा ने गेट पर ही दूसरे गार्ड को आदेश दे रखा था कि आदित्य को गेट के बाहर ही रोक दिया जाए। वो चिलचिलाती धूप में या तेज बारिश में गेट पर खड़ा इंतजार करता, जब तक अनीशा का कोई कर्मचारी आकर उससे टिफिन ले नहीं जाता। कई बार अनीशा जानबूझकर उसे घंटों इंतजार करवाती और फिर फोन करके कह देती कि उसे टिफिन नहीं चाहिए, वो बाहर से ऑर्डर कर रही है। ये सब देखकर दूसरे गार्ड भी उस पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते। आदित्य की जिंदगी एक ऐसे कुएं की तरह हो गई थी जिसमें चारों तरफ से अपमान और नफरत के पत्थर फेंके जा रहे थे, और वो बस चुपचाप उन पत्थरों की चोट सहता जा रहा था। उसे इंतजार था उस एक दिन का जब ये परीक्षा खत्म होगी और वो अपनी असली पहचान के साथ सूरज की तरह चमकेगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि उस दिन से पहले उसे अभी अपमान की आग में और जलना था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में तब्दील हो गए। आदित्य के लिए हर नया दिन एक नई चुनौती लेकर आता। कपूर विला की 4 दीवारी में उसका अस्तित्व एक परछाई जैसा हो गया था, एक ऐसी परछाई जिसे हर कोई ठोकर मारना अपना हक समझता था। उसकी दिनचर्या अब तय हो चुकी थी। सुबह सबसे पहले उठना, पूरे घर की सफाई करना, सबके लिए नाश्ता बनाना और फिर अनीशा का लंच तैयार करना। इस दौरान नम्रता जी की कड़वी बातें किसी जहरीले संगीत की तरह उसके कानों में पड़ती रहती थीं। हाथ जरा जल्दी चलाओ, महारानी की तरह काम करोगे तो ऑफिस कौन जाएगा? देखो तो जरा सा काम क्या कर लिया, चेहरे पर 12 बज गए, नाजुक हो बड़े। आदित्य ने इन बातों को अनसुना करना सीख लिया था। वो अपना काम करता और चुपचाप एक कोने में बैठ जाता। मिस्टर कपूर ये सब देखते, लेकिन अपनी बीवी और बेटी के आगे उनकी एक न चलती। वो आदित्य से हमदर्दी रखते थे। कभी कभी अकेले में उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते, बेटा सब ठीक हो जाएगा, अनीशा अभी नासमझ है। लेकिन उनके ये शब्द
आदित्य के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए नाकाफी थे। अपमान का सबसे कड़वा घूंट उसे तब पीना पड़ता जब घर में मेहमान आते। उसे साफ तौर पर कह दिया जाता कि वो मेहमानों के सामने ना आए और अगर आना भी पड़े तो खुद को घर का नौकर बताए। एक बार अनीशा की कुछ सहेलियां घर आई हुई थीं। वे सब लिविंग रूम में बैठकर गपशप कर रही थीं। आदित्य किचन में सबके लिए चाय नाश्ता बना रहा था। जब वो ट्रे लेकर बाहर आया तो अनीशा की एक सहेली ने पूछा, अनीशा, ये नया नौकर रखा है क्या? काफी हैंडसम है। इससे पहले कि आदित्य कुछ कहता, अनीशा हंसते हुए बोली, हाँ, बस ऐसे ही है, गांव से आया है, काम वाम ठीक कर लेता है। ये सुनकर आदित्य का खून खौल गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए आग की एक लपट सी उठी, लेकिन उसने तुरंत खुद पर काबू पा लिया। वो चुपचाप सबको नाश्ता परोसकर वापस किचन में चला गया। उस दिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका धैर्य अब जवाब देने लगा है। अनीशा का व्यवहार दिन प्रतिदिन और भी क्रूर होता जा रहा था। वो अक्सर अपने बिजनेस पार्टनर विक्रम गुप्ता से फोन पर घंटों बातें करती। विक्रम एक चालाक और मौकापरस्त इंसान था, जिसकी नजर अनीशा की दौलत और खूबसूरती दोनों पर थी। अनीशा उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ चुकी थी और उसकी तारीफ करते नहीं थकती थी। विक्रम कितना स्मार्ट है, कितना चार्मिंग है, उसे पता है कि बिजनेस कैसे किया जाता है। वो अक्सर अपनी मां से कहती और फिर आदित्य की तरफ एक घृणा भरी नजर डालकर कहती, और एक ये है जिसे बात करने तक की तमीज नहीं, किस्मत भी कहां से कहां पटक देती है। आदित्य ये सब सुनता और समझता था। उसे विक्रम के इरादे नेक नहीं लगते थे। उसने एक बार दबी जुबान में अनीशा को समझाने की कोशिश भी की। अनीशा, बिजनेस में हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। उसकी यह सलाह अनीशा के अहंकार पर चोट कर गई। वह उस पर बरस पड़ी। तुम मुझे सिखाओगे बिजनेस करना? तुम एक मामूली गार्ड। अपनी औकात देखी है आईने में। जो काम तुम्हें दिया गया है सिर्फ वही करो। मेरे मामलों में दखल देने की कोशिश मत करना। आदित्य के लिए सबसे मुश्किल पल वो होते थे जब वह रात में थक हार कर अपने स्टोर रूम में सोने जाता था। अकेलापन और अपमान की भावना उसे घेर लेती थी। वह अपनी पुरानी जिंदगी को याद करता, अपने दोस्तों को, अपने पिता के प्यार को, उस सम्मान को जो उसे हर जगह मिलता था। कभी कभी उसका मन करता कि वो सब कुछ छोड़कर वापस चला जाए, अपने पिता को बता दे कि ये परीक्षा उसकी बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन फिर उसे अपने पिता का चेहरा याद आ जाता, उनका विश्वास याद आ जाता और वो फिर से खुद को मजबूत कर लेता। वो अक्सर रात में छत पर जाकर बैठ जाता और मुंबई शहर की रोशनी को देखता। ये शहर लाखों लोगों की उम्मीदों का बोझ उठाए खड़ा था। शायद वो भी उन्हीं में से एक था जो एक बेहतर कल की उम्मीद में आज का अंधेरा काट रहा था। एक दिन मिस्टर कपूर की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और फौरन अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उस मुश्किल घड़ी में जब अनीशा और उसकी मां बुरी तरह घबरा गई थीं, आदित्य ने ही सब कुछ संभाला। वो मिस्टर कपूर को अस्पताल लेकर भागा, डॉक्टरों से बात की, दवाइयों का इंतजाम किया और रात भर उनके पास अस्पताल में ही रुका रहा। उसने एक बेटे का पूरा फर्ज निभाया। मिस्टर कपूर की आंखों में उसके लिए कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने अनीशा से कहा, देखो बेटा, आज अगर आदित्य ना होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। यही है इसकी अच्छाई। उस पल के लिए अनीशा के मन में आदित्य के लिए शायद थोड़ी सी नरमी आई, लेकिन ये नरमी ज्यादा देर टिकी नहीं। जैसे ही मिस्टर कपूर की हालत में सुधार हुआ, अनीशा और उसकी मां वापस अपने पुराने ढर्रे पर लौट आईं। उनके लिए आदित्य का ये काम भी एक नौकर का फर्ज निभाने जैसा ही था। ये घटना आदित्य के लिए एक निर्णायक मोड़ थी। उसे एहसास हो गया था कि अनीशा और उसकी मां कभी नहीं बदलेंगी। उनकी आंखों पर घमंड और पैसे की ऐसी पट्टी बंधी है कि उन्हें इंसानियत दिखाई ही नहीं देती। उसने समझ लिया था कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। उसके सब्र का बांध टूटने की कगार पर था। अब उसे किसी चमत्कार का इंतजार नहीं था, बल्कि वो उस तूफान की प्रतीक्षा कर रहा था
जो जल्द ही कपूर विला की दीवारों से टकराने वाला था। अस्पताल की घटना के बाद आदित्य के अंदर एक अजीब सी शांति और एक अजीब सा तूफान एक साथ चल रहा था। शांति इस बात की थी कि उसने अपना फर्ज निभाया था, और तूफान इस एहसास का था कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उसने अपने पिता से फोन पर बात की थी। बिना अपनी पूरी कहानी बताए बस इतना कहा था कि वो जल्द ही अपनी परीक्षा पूरी करके लौटेगा। मुझे तुम पर गर्व है बेटा, राजेंद्र सिन्हा ने कहा था। याद रखना, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। पिता के इन शब्दों ने उसे और शक्ति दी। अब वो सिर्फ एक मजबूर पति या घर जमाई नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जो अपने आत्मसम्मान की आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहा था। उस दिन भी हमेशा की तरह उसने सुबह उठकर सारे काम निपटाए, नाश्ता बनाया और फिर अनीशा के लिए लंच पैक किया। आज उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, ना ही उसके चेहरे पर कोई उदासी थी। उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था, एक ऐसा भाव जिसे देखकर शायद नम्रता जी भी एक पल के लिए असहज हो गईं। लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह उसे ताना मारकर अपना मन हल्का कर लिया। आदित्य लंच बॉक्स लेकर शेयरवेल्थ सिक्योरिटीज की बिल्डिंग की ओर चल पड़ा। आज उसका मन बहुत बेचैन था। उसे अंदर से एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, जैसे कुछ बहुत बुरा या शायद कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वो कंपनी के गेट पर पहुंचा। रोज की तरह दूसरे गार्ड ने उसे वहीं रोक दिया। यहीं इंतजार कर साहब, मैडम ने अभी किसी को नहीं भेजा है। आदित्य चुपचाप साइड में खड़ा हो गया। समय बीतता जा रहा था। 1 घंटा हो गया, फिर 2 घंटे। धूप तेज हो गई थी और आदित्य के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन वो अपनी जगह से हिला नहीं। उसने अनिशा को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने फोन काट दिया। तभी कंपनी का एक कर्मचारी बाहर आया और आदित्य को देखकर बोला, अरे तुम अभी तक यहीं खड़े हो? अनीशा मैडम तो अपने कैबिन में अपने पार्टनर के साथ लंच कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि आज टिफिन नहीं चाहिए। यह सुनकर आदित्य को धक्का लगा। अनीशा ने उसे एक बार फोन करके बताना भी जरूरी नहीं समझा, लेकिन फिर उसके मन में एक सवाल उठा। अगर वह लंच कर रही है तो उसने टिफिन के लिए मना क्यों नहीं किया? और वो कर्मचारी कह रहा था कि वो अपने पार्टनर के साथ लंच कर रही है। उसे विक्रम गुप्ता का चेहरा याद आ गया। एक अनजानी आशंका से उसका दिल भर गया। उसने एक फैसला किया, आज वो नियम तोड़ेगा। वो अंदर जाएगा और देखेगा कि आखिर चल क्या रहा है। उसने गेट पर खड़े गार्ड से कहा, मुझे अंदर जाना है, मैडम से मिलना है। पागल हो गया है क्या? गार्ड हंसा। तुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं है, भूल गया? आदित्य ने उसकी तरफ एक ऐसी ठंडी नजर से देखा कि गार्ड एक पल के लिए सहम गया। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे अंदर जाने दो। उसकी आवाज में ऐसा अधिकार था कि गार्ड कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप पीछे हट गया। आदित्य तेजी से बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ। रिसेप्शन पर बैठी लड़की उसे देखकर चिल्लाई, ए गार्ड, कहां घुसा रहे हो? लेकिन आदित्य ने उसकी भी परवाह नहीं की और सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। वो जानता था कि अनीशा का कैबिन टॉप फ्लोर पर है। सारे कर्मचारी उसे हैरानी से देख रहे थे। एक मामूली गार्ड का इस तरह बेधड़क अंदर चले आना उनके लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। वो लिफ्ट से निकलकर सीधा अनीशा के कैबिन की ओर बढ़ा। कैबिन का दरवाजा शीशे का था, जिस पर हल्के पर्दे लगे हुए थे। पर्दों के बीच की झिरी से जो नजारा उसे दिखा, उसे देखकर आदित्य की आंखों में खून उतर आया। अंदर अनीशा अपनी कुर्सी पर नहीं बल्कि सोफे पर विक्रम गुप्ता की बाहों में बैठी थी। वे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। विक्रम अपने हाथों से उसे खाना खिला रहा था और वे दोनों हंस रहे थे। उनकी हरकतें किसी भी तरह से पेशेवर नहीं थीं। वो नजारा किसी भी पति के लिए असहनीय था। आदित्य ने जो कुछ महीनों से सहा था, जो अपमान, जो ताने, जो दर्द उसने अपने अंदर दबा रखा था, वो सब एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उसके हाथ में पकड़ा टिफिन बॉक्स जमीन पर गिर गया और जोर की आवाज हुई। आवाज सुनकर अंदर बैठे अनीशा और विक्रम चौंक गए। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर आदित्य को खड़ा देखकर अनीशा का चेहरा सफेद पड़ गया। आदित्य ने दरवाजे को एक झटके से खोला
और अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। ये क्या हो रहा है यहां? वो चिल्लाया। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा भरा हुआ था। तुम मेरी पत्नी हो अनीशा, और तुम इस आदमी के साथ यहां। ये सब। विक्रम घबराकर खड़ा हो गया। अनिशा भी हड़बड़ाकर उससे दूर हो गई। आदित्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैबिन में बिना इजाजत घुसने की? अनिशा ने अपनी घबराहट को गुस्से के नकाब के पीछे छिपाने की कोशिश करते हुए कहा। मेरी हिम्मत? आदित्य हंसा, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। हिम्मत की बात तुम कर रही हो। मैं वहां गेट पर 2 घंटे से धूप में खड़ा तुम्हारे लिए खाना लेकर इंतजार कर रहा था, और तुम यहां इसके साथ। आदित्य का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने आगे बढ़कर विक्रम के गिरेबान को पकड़ लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को छूने की? और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आदित्य ने एक जोरदार थप्पड़ विक्रम के मुंह पर जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज पूरे कैबिन में गूंज गई। थप्पड़ की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि अनीशा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपने प्रेमी को अपने ही पति के हाथों पिटते देखना उसके अहंकार पर सबसे बड़ी चोट थी। वो अपनी जगह से उठी। उसका चेहरा नफरत से लाल हो रहा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत! वो चीखी और उसने पूरी ताकत से आदित्य के चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। वो थप्पड़ आदित्य के गाल पर नहीं, बल्कि उसके स्वाभिमान पर लगा था। वो थप्पड़ उस आखिरी धागे का टूटना था जिसने उसके धैर्य को अब तक बांध रखा था। महीनों का दबा हुआ गुस्सा, अपमान और दर्द उसकी आंखों में लावा बनकर फूट पड़ा। तुम जैसे गरीबों से तो मैं कभी शादी नहीं करती। अनीशा जहर उगल रही थी। वो तो मेरे पापा को तेरे अंदर पता नहीं क्या दिख गया, जो ये मरा हुआ सांप मेरे गले में डाल दिया। भिखारी, तेरी इतनी औकात कि तूने विक्रम पर हाथ उठाया। अपनी औकात में रह, समझ गया? भूल मत कि कल तक तू सड़कों पर फिरता था। शुक्र मना कि हम तुझे अपने घर में पनाह दे रहे हैं, वरना 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसता। हर एक शब्द एक कील की तरह आदित्य के दिल में चुभ रहा था। भिखारी, सरतछाप, औकात, ये सब सुनकर आदित्य के चेहरे पर एक अजीब सी खतरनाक मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, बल्कि एक ठंडी बेपरवाह आग थी। उसने धीरे से अपने गाल को सहलाया जहां अनीशा ने थप्पड़ मारा था। बस अनीशा। उसकी आवाज अब चिल्लाने वाली नहीं, बल्कि शांत और गहरी थी, और यही शांति ज्यादा डरावनी थी। बहुत हो गया। तूने आज मुझ पर हाथ उठाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। मैं तो तुझे अपनी बीवी समझकर अब तक सब बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन तुम तो मुझे सिर्फ एक भिखारी ही समझती रही। वो आगे बोला, तुम्हें अपने इस पैसे पर, अपनी इस कंपनी पर बहुत घमंड है ना? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली औकात क्या होती है। इतना कहकर आदित्य ने अपनी जेब से एक साधारण सा दिखने वाला फोन निकाला। यह वही फोन था जो वह अपनी गरीबी की जिंदगी में इस्तेमाल करता था। उसने एक नंबर डायल किया। यह सब तमाशा देखने के लिए अब तक केबिन के बाहर कंपनी के कई कर्मचारी इकट्ठा हो गए थे। वे सब फुसफुसा रहे थे और आदित्य का मजाक उड़ा रहे थे। फोन किसी ने उठाया। कौन? दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, मल्होत्रा। आदित्य की आवाज में एक अजीब सा अधिकार था। दूसरी तरफ फोन पर मौजूद व्यक्ति, जो सिन्हा इंडस्ट्रीज का सबसे सीनियर मैनेजर था, इस अनजाने नंबर से अपना नाम सुनकर चौंका। जी, आप कौन बोल रहे हैं? आदित्य सिन्हा। यह नाम सुनते ही मैनेजर मल्होत्रा की जैसे सांस ही अटक गई। वह अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। सर आदित्य सर, आपने मुझ जैसे को कैसे याद किया सर? कोई हुक्म? उसकी आवाज में घबराहट और सम्मान साफ झलक रहा था। आदित्य ने कैबिन में खड़ी अनीशा और विक्रम पर एक नजर डाली, जो अब भी उसे घूर रहे थे। मल्होत्रा, आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा, मुंबई में शेयर वेल्थ सिक्योरिटीज नाम की एक कंपनी है। मैं चाहता हूं कि यह कंपनी अगले 1 घंटे के अंदर अंदर घुटनों पर आ जानी चाहिए। इसके सारे अकाउंट्स फ्रीज करो, इसके सारे सौदे रद्द करो और ईडी को फोन करके कहो कि यहां छापा मारे। अगर 1 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा लगा
तो तुम अपनी नौकरी के लायक नहीं बचोगे। ये सुनकर मैनेजर मल्होत्रा के होश उड़ गए। उसने हकलाते हुए कहा, जी सर, अभी करता हूं सर। आप चिंता न करें, मैं अभी उन्हें उनकी सही जगह दिखाता हूं। आदित्य ने फोन काट दिया। कैबिन में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी जो तुरंत ही ठहाकों में बदल गई। अनीशा, विक्रम और बाहर खड़ा पूरा स्टाफ जोर जोर से हंसने लगा। हा, देखा, एक मामूली सा गार्ड जो आज तक 5,000 रुपए की नौकरी करता है, देखो कैसे बड़ी बड़ी फेंक रहा है। एक कर्मचारी ने ताना मारा। अनीशा भी हंसते हंसते सोफे पर बैठ गई। ओ गॉड, मैं तो डर ही गई। आदित्य सिन्हा, वाह क्या नाम सोचा है। अरे सपने देखना बंद करो और अपनी हकीकत में वापस आ जाओ। तुम एक गार्ड थे, गार्ड हो और गार्ड ही रहोगे। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप खड़ा उन्हें देखता रहा। उसकी खामोशी किसी आने वाले तूफान का संकेत थी। ठीक 5 मिनट बाद केबिन का दरवाजा फिर से खुला। इस बार 4 लंबे चौड़े काले सूट पहने बॉडीगार्ड अंदर आए। वे किसी कमांडो की तरह लग रहे थे। उन्होंने अंदर आते ही आदित्य को देखा और एक साथ तनकर उसे सैल्यूट मारा। सर, क्या हुआ? हमें आने में देर तो नहीं हो गई? उनमें से एक ने पूछा। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के हंसते हुए चेहरे एकदम से पत्थर के हो गए। अनीशा की हंसी उसके गले में ही अटक गई। विक्रम की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी गलियारे में बहुत सारे जूतों की एक साथ चलने की आवाजें आने लगीं। कुछ ही सेकंड में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की टीम, जिसके जैकेट पर बड़े बड़े अक्षरों में ईडी लिखा था, तेजी से अंदर आ गई। ईडी रेड, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, टीम के लीड ऑफिसर ने चिल्लाकर कहा। सारे कंप्यूटर, सारी फाइलें, सब कुछ जब्त कर लो। अचानक पूरी कंपनी में भगदड़ और चीख पुकार मच गई। अधिकारी हर तरफ फैल गए और छापेमारी शुरू कर दी। ये सब देखकर अनीशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अब समझ में आया कि यह कोई मजाक नहीं था, यह हकीकत थी। वह जिस इंसान को भिखारी और नौकर समझ रही थी, वह कोई और नहीं बल्कि इस देश के सबसे शक्तिशाली व्यापारिक घरानों में से एक का वारिस था। उसका घमंड, उसका गुरूर एक पल में कांच की तरह टूटकर बिखर गया। वो कांपते हुए कदमों से आदित्य की ओर बढ़ी और उसके पैरों में गिर पड़ी। आदित्य, मुझे माफ कर दो, वो गिड़गिड़ाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें पहचानने में भूल कर दी। प्लीज ये सब रोक लो, प्लीज। आदित्य ने नीचे झुकी हुई अनीशा को नफरत भरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में अब दया का कोई अंश नहीं था। जब मैं तुम्हारे पैरों में था, तब तुमने मेरी एक ना सुनी, उसने ठंडे स्वर में कहा। अब बहुत देर हो चुकी है अनीशा कपूर। उसने अपनी एड़ी से उसके हाथों को झटक दिया। चल, दफा हो, घमंडी औरत। इतना कहकर वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ कैबिन से बाहर निकल गया। पीछे छोड़ गया एक टूटता हुआ साम्राज्य, एक बिखरती हुई जिंदगी और अपने अपमान का एक भयानक बदला। जैसे ही आदित्य अपने बॉडीगार्ड्स के साथ उस इमारत से बाहर निकला, उसने एक गहरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे महीनों का बोझ उसके सीने से उतर गया हो। वो रुका नहीं, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। काली गाड़ियों का एक काफिला गेट पर उसका इंतजार कर रहा था। वो एक गाड़ी में बैठा और शीशे से बाहर झांका। वही गेट जहां वो घंटों धूप में खड़ा रहता था, आज उसके पीछे छूट रहा था। उसकी आम आदमी की जिंदगी का सफर आज खत्म हो गया था। पीछे शेरवेल सिक्योरिटीज के दफ्तर में प्रलय मचा हुआ था। ईडी के अधिकारी हर दराज, हर फाइल को खंगाल रहे थे। विक्रम गुप्ता और कंपनी के दूसरे बड़े अधिकारियों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया था। जांच में कंपनी के कई गैर कानूनी सौदों, टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिलने लगे। कंपनी की प्रतिष्ठा पल भर में मिट्टी में मिल गई। स्टॉक मार्केट खुलते ही
कंपनी के शेयर धड़ाम से नीचे गिर गए और कुछ ही घंटों में निवेशक अपने पैसे निकालने के लिए दौड़ पड़े। जिस कंपनी को बनाने में मिस्टर कपूर ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई। अनीशा वहीं फर्श पर बैठी रो रही थी। उसका सारा घमंड, सारी अकड़ आंसुओं में बह चुकी थी। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अधिकारियों ने उसे भी पूछताछ के लिए बुलाया। कंपनी के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगाकर उसे सील कर दिया गया। कपूर विला में हलचल शाम होते होते ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। शेरवेल सिक्योरिटीज पर ईडी का छापा, कंपनी सील, मालिक की बेटी हिरासत में। कपूर विला में नम्रता जी टीवी के सामने बैठी यह सब देख रही थीं। उनके हाथ से रिमोट छूट गया। वे सदमे में थीं। तभी अनिशा घर पहुंची। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, कपड़े बिखरे हुए थे। वह सीधे अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। नम्रता जी समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ। तभी उन्हें याद आया, आदित्य, वह कहाँ है? उन्होंने पूरे घर में तलाश किया। स्टोर रूम में गए। वहां आदित्य का सामान गायब था। उसकी पुरानी चादरें, उसके कपड़े, कुछ भी नहीं था। वह जा चुका था। अगली सुबह अस्पताल से घर लौटे मिस्टर कपूर ने जब यह सब देखा तो वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने अनिशा को बुलाया। यह सब क्या हो रहा है? कंपनी को क्या हुआ? और आदित्य कहाँ है? अनिशा फूट फूट कर रोने लगी। उसने सब कुछ बता दिया। कैसे उसने आदित्य के साथ बुरा व्यवहार किया, कैसे उसे नौकर बनाकर रखा, कैसे उसे अपमानित किया और आखिर में कैसे उसने विक्रम के साथ सब कुछ। मिस्टर कपूर के होश उड़ गए। तुमने क्या किया अनीशा? तुम्हें पता भी है वो कौन था? नहीं पापा, मुझे नहीं पता था। अनीशा सिसक रही थी। तभी मिस्टर कपूर का फोन बजा। दूसरी तरफ से उनके एक पुराने बिजनेस पार्टनर थे। कपूर साहब, आपको पता है आपकी बेटी ने किसके साथ क्या किया? वो लड़का जिसे आपने दामाद बनाया था, वो आदित्य सिन्हा था, राजेंद्र सिन्हा का बेटा, भारत के सबसे बड़े उद्योगपति का बेटा। फोन मिस्टर कपूर के हाथ से गिर गया। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्हें अब सब समझ आ गया। आदित्य कोई मामूली गार्ड नहीं था। वो अरबों की संपत्ति का मालिक था और उन्होंने, उनकी बीवी ने, उनकी बेटी ने उसे एक नौकर की तरह रखा। उसे अपमानित किया, उसे टॉयलेट साफ करने पर मजबूर किया। मिस्टर कपूर का दिल टूट गया। उन्होंने अनीशा की तरफ देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। बस इतना कहा, तुमने एक हीरे को कचरा समझ लिया बेटी, और अब यह कचरा तुम्हारी जिंदगी में बदल गया है। 6 महीने बीत चुके थे। आदित्य वापस अपनी असली दुनिया में लौट आया था। उसने अपने पिता को अपनी पूरी कहानी सुनाई। राजेंद्र सिन्हा ने अपने बेटे को गले लगाया। तुमने साबित कर दिया बेटा कि तुम मेरे साम्राज्य को संभालने के काबिल हो। तुमने जिंदगी की सबसे कड़ी परीक्षा पास कर ली। आदित्य अब सिन्हा इंडस्ट्रीज का आधिकारिक उत्तराधिकारी बन चुका था। उसकी तस्वीरें अखबारों में छपने लगी। बिजनेस मैगजीनों ने उसे कवर स्टोरी दी। वो भारत के सबसे युवा और सफल उद्योगपतियों में शामिल हो गया। दूसरी तरफ कपूर परिवार की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। बैंकों ने कर्ज वसूली के लिए उनकी संपत्तियां जब्त करनी शुरू कर दी। उनका आलीशान बंगला भी नीलामी के लिए तैयार था। मिस्टर कपूर बीमार पड़ गए। उन्हें एक और दिल का दौरा पड़ा। इस बार वे बच नहीं पाए। आदित्य के जाने के ठीक 6 महीने बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। अनीशा और नम्रता अब किराए के एक छोटे से फ्लैट में रहने लगीं। जो औरत कभी दूसरों को नौकर समझती थी, आज खुद दूसरों के घरों में काम करने को मजबूर थी। अनीशा हर रोज आईने में खुद को देखती और रोती। उसे आदित्य की वो हर बात याद आती जो उसने उसे दी थी, चाय, खाना, प्यार, सम्मान। लेकिन उसने सब कुछ अपने घमंड में ठुकरा दिया था। एक दिन अनीशा ने हिम्मत जुटाई और सिन्हा मेंशन पहुंची। गेट पर सिक्योरिटी ने उसे रोक दिया। मुझे आदित्य सर से मिलना है, उसने कहा। आपका नाम? अनीशा, अनीशा कपूर।
सिक्योरिटी ने अंदर फोन किया। कुछ देर बाद जवाब आया। सर ने कहा है कि उन्हें किसी अनीशा को नहीं जानते। अनीशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे आदित्य की वो बात याद आई। अब बहुत देर हो चुकी है। वो वापस लौट गई। रास्ते भर रोती रही। उसे एहसास हो गया था कि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा खजाना खो दिया है। एक ऐसे इंसान को जो उससे सच में प्यार करता था, जिसने उसकी हर बात मानी, जिसने हर अपमान सहा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। कुछ गलतियां इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें सुधारने का कोई मौका नहीं मिलता। आज आदित्य अपने दफ्तर की खिड़की से मुंबई शहर को देखता है। वो मुस्कुराता है। उसे अपने पिता की बात याद आती है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। उसने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा। इंसान की पहचान उसके पैसे से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से होती है। जो लोग दूसरों को उनकी हैसियत से आंकते हैं, वे कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। आदित्य ने अपना बदला ले लिया था, लेकिन यह बदला खून खराबे का नहीं था। ये उन लोगों को उनकी औकात दिखाने का था जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं। आज अनीशा जहां है, वो उसकी अपनी करनी का फल है। घमंड का अंत हमेशा पतन में ही होता है। तो दोस्तों, ये थी आदित्य और अनीशा की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सिखाती है कि कभी भी किसी को उसकी हैसियत से मत आंको। हर इंसान में एक तूफान छुपा होता है, बस जगाना नहीं चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आदित्य ने सही किया, या उसे अनीशा को एक और मौका देना चाहिए था? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।